सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो है इंटरेस्ट रेट का, कि भाई इंटरेस्ट रेट सबसे कम किसका है वो बताइए। अब ये प्रश्न सही नहीं है कि इंटरेस्ट सबसे कम किसका है वो बताइए। इस क्वेश्चन की गहराई में जाते हैं। पहली बात तो ये है कि मार्केट में दो तरह के लेंडर्स हैं जो कि लोन देते हैं, होम लोन देते हैं। एक है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और दूसरे हैं बैंक्स। बैंक्स मतलब SBI बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कोटक बैंक एटसेट्रा। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो NHB के अंडर आती हैं, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, PNB हाउसिंग, कैनरा होम फाइनेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जितने भी बैंक हैं वो करंट में MCLR से लिंक लोन दे रहे हैं, और जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो PLR से लिंक लोन देती है, प्राइम लेंडिंग रेट से। अब MCLR से लोन लेने के कुछ स्पेशल फायदे होते हैं, जो कि मेरा एक सेपरेट वीडियो है कि MCLR क्या है और उससे आपको क्या फायदा होता है, वो आपको देखना चाहिए। तो मान लीजिए कि एक बैंक है जो हाउसिंग फाइनेंस, एक बैंक है जो MCLR पे लोन देता है, और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और दोनों का रेट बराबर है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों का रेट मान लीजिए 8.5 है। अब आपको लगेगा ये तो बराबर है, वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी 8.5 पे लोन दे रही है और ये बैंक भी 8.5 पे लोन दे रहा है, तो ये तो बराबर हुआ। ऊपरी दृष्टि से ये बराबर लगता है। अब इसकी गहराई में जाते हैं, थोड़ा समझने के प्रयास करेंगे तो बहुत फायदा होगा इस बात से। बैंक क्या करते हैं कि बैंक का एक MCLR होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए बैंक का MCLR है 8%। उस MCLR पे वो अपना एक प्रॉफिट मार्जिन या स्प्रेड या मार्कअप ऐड कर देते हैं। मान लीजिए 50 पैसे का प्रॉफिट या मार्जिन ऐड कर दिया, तो सैंक्शन लेटर पे लिखाएगा MCLR प्लस 0.5, तो 8.5 का रेट आपका हो गया। अब अगर आपने फ्लोटिंग रेट लिया है तो अगर MCLR ऊपर जाएगा, कल को अगर आपका MCLR 8 से 8.25 हो गया, तो वो 50 पैसे मार्जिन लगभग फ्रीज रहता है। 99.9% सर्कमस्टांसेस में वो मार्जिन फ्रीज हो जाता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़ के। तो आपका अगर MCLR 8.25 हो गया तो आपका लोन 50 पैसे बढ़ के 8.75 हो जाएगा, और अगर MCLR कम हो गया तो आपका लोन घट जाएगा। परंतु हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में मार्जिन ऐड नहीं किया जाता है, बल्कि डिस्काउंट दिया जाता है। अगर PLR किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मान लीजिए 16.5% है, तो आप 16.5% पे तो लोन लोगे नहीं। प्राइम लेंडिंग रेट का मतलब है किस रेट पे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको लोन देना चाहती है। तो नेचुरली आप डिस्काउंट मांगोगे तो वो डिस्काउंट देंगे, वो लिखेंगे PLR माइनस 8% डिस्काउंट, 16.5 माइनस 8, 8.5%। तो दोनों का नेट रिजल्ट तो 8.5 आ गया, बैंक की उसमें भी और हाउसिंग फाइनेंस के केस में भी। परंतु जो MCLR है वो बैंक को हर महीने डिक्लेयर करनी होती है, और उस पर RBI का डायरेक्ट नज़र होती है। और RBI जब अपने की रेट्स कम करता है तो RBI का बड़ा प्रेशर होता है बैंकों के ऊपर कि वो अपने MCLR को हर महीने डिक्लेयर करे और वो बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन हो पाए। परंतु PLR के केस में उतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होता। हालांकि NHB भी एक डिवीजन है RBI की, परंतु डायरेक्टली RBI हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के PRL को गवर्न नहीं करता, ना ही MCLR को गवर्न करता है। परंतु PLR में जो डिस्क्रिशनरी पावर है उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की कि वो PLR को बढ़ा दे, वो कंपैरेटिवली बैंक के बहुत ज्यादा है। तो आपकी जो सेफ्टी है मेजरली वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बजाय एक बैंक के पास ज्यादा है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर है वो बैंक में ज्यादा है एज कंपेयर टू ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इफ ऑल थिंग्स आर इक्वल यू शुड गो फर्स्ट विद ए बैंक रादर देन ए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो पहला क्वेश्चन यही है कि इंटरेस्ट रेट बराबर होना, सिर्फ इंटरेस्ट कितना है ये क्वेश्चन पूछना पर्याप्त नहीं है। आपको पूछना ये भी है कि आपका MCLR कितना है और आप उसमें कितना मार्जिन ऐड कर रहे हो। अब दो बैंकों की बात लेते हैं। मान लीजिए एक बैंक है
वो भी 8.5 पे रेट दे रहा है और दूसरा बैंक ही है वो भी 8.5 के रेट पे दे रहा है। अब क्या करेंगे? अब करना ये है कि आप उन दोनों से पूछे कि आपका MCLR कितना है और आप कितना मार्जिन ले रहे हैं। एक बैंक का MCLR अगर 8.40 है और वो सिर्फ 10 पैसे का मार्जिन ले रहा है तो 8.5 पे आपको लोन दे रहा है। दूसरा बैंक का MCLR कम है, 8% है, परंतु वो 50 पैसे मार्जिन ले रहा है और 8.5 पे लोन दे रहा है। तो लोन तो दोनों ही 8.5 पे दे रहे हैं, परंतु दोनों के MCLR में अंतर है और दोनों के प्रॉफिट मार्जिन में अंतर है। अब हमारी सेफ्टी किस में है? हमारी सेफ्टी है कम से कम मार्जिन वाले बैंक से लोन लेने में। जो बैंक 8% MCLR है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपना बैंक अच्छे से मैनेज किया है, पर वो भी तो 50 पैसे मार्जिन ले रहे हैं। उससे बेहतर वो बैंक है जिसका MCLR 8.40 है पर वो सिर्फ 10 पैसे मार्जिन ले रहा है, क्योंकि उसका MCLR 8.40 है और वो सिर्फ 10 पैसे मार्जिन ले रहा है। तो फ्यूचर में उसका MCLR बढ़ेगा तो ही आपका रेट बढ़ेगा और 10 पैसे ज्यादा ही रहेगा, सिर्फ 10 पैसे ज्यादा रहेगा। परंतु जो दूसरा बैंक है अगर उसका रेट बढ़ेगा तो 50 पैसे का मार्जिन रहेगा। यानी सरल भाषा में कहें आप तो किससे ज्यादा सामान खरीदना पसंद करते हैं? किसी दुकान से या किसी व्यापारी से जो कम प्रॉफिट मार्जिन लेता है। तो बैंक भी एक व्यापारी है, तो जो कम प्रॉफिट मार्जिन आपसे ले आप उसको ज्यादा प्रेफर कीजिए। दूसरी बात MCLR से ही रिलेटेड है और इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो बता देता हूँ कि इंटरेस्ट रीसेट पीरियड आपको जरूर देखना होता है कि वो बैंक कितने टाइम बाद आपका होम लोन इंटरेस्ट रीसेट करेगा। कुछ बैंक 6 महीने में करते हैं, कुछ बैंक, ज़्यादातर बैंक 1 साल में करते हैं। फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि MCLR पे इस समय ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप मेरा दूसरा वीडियो MCLR से रिलेटेड देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है जो आपको बैंक से पूछना चाहिए कि आप PLR पे लोन देते हैं या MCLR पे लोन देते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी PLR पे लोन देगी और वो उसमें से डिस्काउंट देगी, डिस्काउंट फ्रीज हो जाएगा। अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन ले रहे हैं तो पूछे कि कितना डिस्काउंट दोगे और आपका PLR क्या है। जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे वहां आपका फायदा है, परंतु अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो जो कम से कम प्रॉफिट मार्जिन ले MCLR के ऊपर वो आपके लिए अच्छा बैंक है। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है, सबसे पहले लोग पूछते हैं मुझसे, वो है कि सर प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी। अब ये जो प्रोसेसिंग फीस का माया जाल है ये बड़ा ही खतरनाक माया जाल है। एक बहुत बड़ा सरकारी बैंक है, बड़े बड़े विज्ञापन देता है टीवी पे, अखबारों में, और लिखते हैं कि प्रोसेसिंग फीस 0। कस्टमर बैंक में जाता है तो पहले दिन ही होम लोन ऑफिसर कहता है कि सर इतने रुपए का चेक ले आओ। तो कहते सर प्रोसेसिंग फीस तो होम लोन की 0 थी, तो चेक किस बात का? कह रहे वो तो प्रोसेसिंग फीस 0 थी, ये प्रोसेसिंग फीस थोड़ी है। तो फिर सर ये क्या है? ये तो लीगल फीस है। लीगल फीस मतलब सर, लीगल फीस मतलब कि हमारी वैल्यूएशन एजेंसियां आपकी प्रॉपर्टी पे जाएंगी, जो आपने फाइनल की है उसकी वैल्यूएशन करेंगी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है देखेंगी, नक्शे के हिसाब से बना है नहीं बना, उस पर कोई दूसरा लोन तो नहीं चल रहा, कोई चार्ज क्रिएट तो नहीं हो रखा। तो ये लीगल फीस, वैल्यूएशन फीस, टेक्निकल फीस, NEC फीस, नॉन इनकम्बरेंस चार्जेस फीस, सर्च रिपोर्ट फीस वगैरह वगैरह के चार्ज हैं। तो भाई एक आम आदमी होने के नाते जब मुझे कहता है कोई प्रोसेसिंग फीस 0, तो मेरे दिमाग में तो यही आता है कि सब कुछ 0। अगर प्रोसेसिंग फीस, आप क्या कर रहे हो? प्रोसेस ही तो कर रहे हो, आपका ये लीगल प्रोसेस ही तो है, ये हमने थोड़ी इनिशिएट किया, आप इनिशिएट कर रहे हो। तो प्रोसेसिंग फीस 0 अगर कोई बोलता है या आप कोई विज्ञापन देते हैं तो आप सिर्फ प्रोसेसिंग फीस 0 सुन के खुश मत हो जाना। उससे आपको दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या प्रोसेसिंग फीस के अलावा कोई लीगल फीस, टेक्निकल फीस, वैल्यूएशन फीस, सर्च रिपोर्ट फीस, NEC फीस एटसेट्रा एटसेट्रा मुझे अलग से देनी है क्या? आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछना है। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती प्रोसेसिंग फीस की। ये फीस तो आपकी शुरू में लग जाएगी जो हो सकता है नॉन रिफंडेबल हो। आपको उससे ये भी पूछना है कि जब मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा तो मेरा स्टैंप ड्यूटी पे और नोटरी करने पे क्या एक्सपेंस आएगा। जब भी आप कोई लोन एग्रीमेंट करते हैं तो बैंक आपसे स्टैंप पेपर पे एग्रीमेंट साइन कराता है, तो स्टैंप पेपर्स आपको खरीदने होते हैं, नोटरी भी खर्चा आपको वहन करना होता है। तो वो भी पूछे, क्योंकि उसमें भी हर बैंक का अलग अलग खर्चा है, ना केवल बैंक का अलग अलग खर्चा है, अलग अलग राज्य में भी अलग अलग है। दिल्ली में कुछ और है, मुंबई में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। तो आप पूछिए कि उस पर टोटल खर्चा, स्टैंप ड्यूटी और
नोटरी कराने का कितना आएगा जब मेरा लोन सेंक्शन हो जाएगा। एक सरसाई चार्ज होता है, वो मामूली सा चार्ज होता है 100-200 रुपये, वो भी बाद में जाता है। इस तरह अगर कोई बैंक जीरो प्रोसेसिंग फीस नहीं भी कह रहा है, वो कह रहा है प्रोसेसिंग फीस लगेगी, तो उसमें भी ये पूछिए आप उस बैंक से कि शुरू में कितनी लगेगी और सेंक्शन के बाद कितनी लगेगी। अगर कोई बैंक कहता है मेरी प्रोसेसिंग फीस है 10,000 प्लस जीएसटी, तो आप उससे पूछिए कि शुरू में कितनी फीस देनी है मुझे और सेंक्शन के बाद कितनी देनी है। कुछ बैंक शुरू में ही पूरी फीस ले लेते हैं, कुछ बैंक कहते हैं नहीं सर अभी आप 5,000 प्लस जीएसटी दे दीजिए, बाकी 5,000 आप सेंक्शन होने के बाद दे दीजिएगा। तो खुदा ना खास्ता आपका लोन सेंक्शन नहीं हुआ तो 5,000 का ही नुकसान होगा, या लोन सेंक्शन होगा और आपने प्रॉपर्टी कैंसिल कर दी तो 5,000 का ही नुकसान होगा, 10,000 का नुकसान नहीं होगा। कुछ बैंक बहुत अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप फीस तो हमें 10,000 प्लस जीएसटी दे दीजिए, चेक अभी दे दीजिए, परंतु ये चेक हम तब तक प्रेजेंट नहीं करेंगे अपने अकाउंट में जब तक कि आपका सेंक्शन नहीं कर देते हम लोग। तो उसमें आपकी एक सेफ्टी हो जाती है कि अगर मैंने चेक दे भी दिया है तो आप मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मेरा लोन सेंक्शन होगा तभी मेरी फीस का चेक प्रेजेंट किया जाएगा, वरना मेरी फीस का चेक प्रेजेंट नहीं होगा। तो प्रोसेसिंग फीस में सिर्फ प्रोसेसिंग फीस नहीं आती, लीगल फीस भी आती है, सरसाई चार्ज भी आते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भी आती है, शुरू में कितनी फीस जा रही है ये पॉइंट भी आता है, शुरू की फीस रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। 99% बैंक जो शुरू में फीस लेते हैं वो नॉन रिफंडेबल ही होती है, तो ये पॉइंट भी जाता है। तो आपको जब दूसरा क्वेश्चन प्रोसेसिंग फीस का पूछो तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस कितनी है और जीरो सुन के मुस्कुराते हुए घर नहीं आ जाना है, जीरो समझ के उसकी गहराई में जाना है और ये सारे क्वेश्चंस भी बैंक से पूछने हैं और टोटल कॉस्टिंग का एस्टीमेट लेना है। अब तीसरा प्रश्न जो मेरे दिमाग में आता है वो पिछले दूसरे प्रश्न यानी कॉस्ट क्या है प्रोसेसिंग फीस से मिलता जुलता है, वो है इंश्योरेंस कॉस्ट। बहुत सारे बैंक, बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कस्टमर को फोर्स करती हैं कि अगर आप हमसे लोन लोगे तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कराना ही कराना पड़ेगा या आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराना ही कराना पड़ेगा। तो हालांकि मैंने आरबीआई के पास आरटीआई फाइल की थी और मेरे पास उस आरबीआई का जवाब है उस आरटीआई के माध्यम से कि कोई भी बैंक या कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, ना प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेने के लिए और ना ही लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए। परंतु व्यवहार में मैंने देखा है कि जितने भी बैंक हैं आजकल वो कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस तो ऑप्शनल है परंतु प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा। मैं कम से कम दिल्ली मार्केट की बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर की जहाँ मैं ऑपरेट करता हूँ, बाकी का मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो जब आप कोई बैंक कहता है प्रोसेसिंग फीस भी जीरो है सर, लीगल फीस भी जीरो है और हमारा रेट भी कम है, तो सुनने में अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिश्ता तय होता हुआ दिख रहा है। परंतु आप उससे पूछो कि भाई कोई जबरदस्ती का इंश्योरेंस मुझे तो नहीं दिया जाएगा, मुझे लेना तो नहीं पड़ेगा। अगर आपकी मर्जी है तो बहुत अच्छी बात है, वो एक सेपरेट चैप्टर है कि आपका इंश्योरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करंट में कितना है, उस टॉपिक पे अभी मैं नहीं जा रहा। परंतु आप बैंक से पूछिए कि अगर मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तो मुझे उस इंश्योरेंस का प्रीमियम बताइए कितना आएगा। बैंक दो तरीके से प्रीमियम लेते हैं, या तो वो आपसे चेक लेंगे और अगर आप चेक नहीं भी दोगे तो वो आपके लोन अकाउंट में उस प्रीमियम को ऐड कर देते हैं। तो आपने प्रोसेसिंग फीस जीरो ले ली, रेट कम ले लिया और प्रीमियम जुड़ गया लोन अमाउंट में 1 लाख रुपए या 20,000 रुपए या 50,000 रुपए कुछ भी, तो फिर आप कॉस्टिंग निकालो रेट ऑफ इंटरेस्ट की, फिर प्रोसेसिंग फीस जीरो कहाँ रही। तो क्या आपको उस लोन उस इंश्योरेंस की आवश्यकता थी? अगर नहीं थी और बैंक ने जबरदस्ती वो आपको चिपका दिया तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई, तो वो बैंक दूसरे बैंक से जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था फिर उससे बेहतर कैसे हुआ। तो ये तीसरा प्रश्न है जो आपको बैंक से पूछना चाहिए कि कोई जबरदस्ती का इंश्योरेंस क्या मुझे लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा तो उसका प्रीमियम मुझे बताओ कितना है। ये थर्ड फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर जो मेरे दिमाग में आता है वो है कि हम ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि सर फोरक्लोजर चार्ज या पार्ट पेमेंट कितने लगेंगे। बार बार मैं बता रहा हूँ कि आरबीआई के सर्कुलर है, इस पे एनएचबी के सर्कुलर्स हैं, सर्कुलर्स की कॉपी मेरे पास है, आप खुद वेबसाइट से निकाल सकते हैं, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का कोई भी प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट पेनल्टी कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या कोई बैंक नहीं लगा सकता, भले ही आपका रेट फ्लोटिंग रेट पे हो, चाहे आपका होम लोन
फिक्स रेट पे हो। परंतु अगर आप फिक्स रेट ले रहे हैं तो डेफिनेटली लोन ट्रांसफर अगर आप कराएंगे तो पेनल्टी लगती है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपने कोई फ्लोटिंग या फिक्स रेट ले रखा है, चाहे किसी भी बैंक या किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ले रखा है, तो कोई भी प्रीपेमेंट या पार्ट पेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। परंतु बैंक से ये क्वेश्चन पूछने की बजाय आपको ये पूछना चाहिए कि भाई मैं क्या ईएमआई इनहांस ऑप्शन ले सकता हूँ। ईएमआई इनहांस ऑप्शन मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में कि डोंट डिसाइड होम लोन टेन्योर बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, उसमें बताया है कि इस समय अगर आपकी ईएमआई 20,000 है और आप उसको हर महीने बढ़ा के 20,000 से 30,000 करना चाहते हैं, तो क्या वो ऑप्शन आप मुझे दे रहे हो? कुछ बैंक वो ऑप्शन देते हैं, कुछ बैंक कहते हैं ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर आप 20,000 से ईएमआई बढ़ा के 30,000 करते हो तो वो जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये है वो पूरा आपका प्रिंसिपल काउंट होता है और एक किस्म की प्रीपेमेंट हो जाती है, जिससे टेन्योर रिड्यूस होता जाता है। तो जो लोग एक साथ 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते प्रीपेमेंट करने के लिए, परंतु ईएमआई 20,000 है तो बढ़ा के 25 कर सकते हैं, 5,000 एक्स्ट्रा हर महीने पे कर सकते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट ऑप्शन है। तो आप बैंक से पूछिए कि क्या मैं ईएमआई इनहांस कर सकता हूँ अपनी लोन लेने के बाद। अगर वो मना करते हैं परंतु एक दूसरा बैंक कहते हैं कि आप इनहांस कर सकते हैं, तो आप डिसाइड कीजिए फैक्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इसी तरह कुछ बैंक इनिशियल लॉक इन पीरियड लगा देते हैं, हालांकि ऐसा कोई लॉक इन पीरियड वो लगा नहीं सकते कि आप पहले 6 महीने तक प्रीपेमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल है नहीं, मैंने तो कहीं पे देखा नहीं आरबीआई के किसी भी सर्कुलर में। तो आप बैंक से पूछिए कि कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है मुझे प्रीपेमेंट करना है तो, या लोन क्लोज करना है तो। आप ये भी पूछिए कि मैं साल में कितनी बार प्रीपेमेंट कर सकता हूँ। कुछ बैंक कहते हैं कि आप क्वार्टर में सिर्फ एक ही बार प्रीपेमेंट कर सकते हो, ये उन्होंने अपने घर के खुद के नियम बना रखे हैं। कोई कहता है कि आप मिनिमम, ये भी पूछे कि मैं मिनिमम कितनी प्रीपेमेंट कर सकता हूँ। कोई कहता है आप 25,000 से कम प्रीपेमेंट नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी अलग अलग लिमिट हो सकती हैं। फिर ये भी पूछिए कि जब प्रीपेमेंट करने जाऊंगा तो आप मेरे से सोर्स ऑफ फंड तो नहीं मांगेंगे, आप ये तो नहीं बोलोगे बैंक स्टेटमेंट लेके आओ और ये प्रूफ लेके आओ कि ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में कहाँ से आया। मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते, पर पूछो आप उनसे कि वो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। अगर वो कहते हैं हम मांगेंगे, तो आप अपने आप से पूछो कि आप कंफर्टेबल हो क्या वो अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट और सोर्स ऑफ फंड उनको बताने के लिए प्रीपेमेंट के समय। तो ये प्रीपेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, और बजाय एक सिंपल क्वेश्चन पूछने के सर प्रीपेमेंट चार्ज तो नहीं लगेगा आपका बैंक में, ये बड़ा आसान सा सवाल है और बड़ा आसान सा उत्तर है, नहीं सर कोई चार्ज नहीं है। आपको गहराई में जाना चाहिए और ये सारे सवाल जो मैंने पूछे हैं वो पूछने चाहिए प्रीपेमेंट या पार्ट पेमेंट से रिलेटेड।